हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में होगा। आपने ओवरव्यूज के बारे में देख ही लिया होगा। अब आज हम लोग पहला लेक्चर शुरू करेंगे कि आखिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है इसका क्या मतलब है। यानी आज एक बेसिक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह के बारे में देखेंगे। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेल्थ मतलब होता क्या है। चलिए हम इसको यहीं से शुरुआत भी करते हैं। अगर आप कहते हैं कि भैया हम बहुत ही हेल्दी व्यक्ति हैं, तो हम कैसे इस बात का एतबार करें कि आप हेल्दी हैं। कुछ तो कुछ इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हाँ हेल्दी हैं। समय समय पर इसके मापदंड को WHO भी देता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि हाँ ये कुछ क्राइटेरियाज को अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो जान लेना कि वह व्यक्ति क्या है, एक हेल्दी व्यक्ति। अगर हम किसी व्यक्ति के शरीर में कोई डिजीज ना हो, कोई रोग ना हो, तो क्या हम उस व्यक्ति को हेल्दी कह सकते हैं? शायद नहीं। कि ऐसे हो नहीं सकता है। कोई रोग आपको दिख ना रही हो बाहर, हो सकता है कोई इंटरनल रोग हो, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, आप हेल्दी ना हो, आप सही से प्रॉपर रूप से अपना काम ना कर पाते हैं। यानी हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि हेल्दी होना भी एक अपने आप में कुछ चुनौतियों का सामना करना है। यानी हमारे बॉडी में कुछ बैलेंस ह्यूमर की जरूरत है। यानी हमारे शरीर में ब्लड का जो कंपोजिशन है, यानी कि लिक्विड होना चाहिए, ब्लड का जो फॉर्म है लिक्विड वो फिट होना चाहिए। बाइल का भी एक लिक्विड फिट होना चाहिए। वहीं पर देखेंगे ब्लैक बाइल, वो भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि पहले कहा जाता है कि अगर ब्लैक बाइल होता है तो वह पर्सन एक हॉट पर्सनालिटी का होता है एंड दे बिकम द फीवर, वो फीवर में बुखार उसके पास होता है। बाद में उसको जब विलियम हार्वे साहब ने जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कशन किया, खोज बताई, उसी के डिस्कशन में उन्होंने वो टॉपिक भी रखा कि ब्लैक बाइल क्या होता है, कैसे हॉट पर्सनैलिटीज को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जब WHO आता है तो WHO ने कहा कि भाई साहब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हम हेल्दी हैं तो आपको ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ आप कुछ क्राइटेरिया से बहुत फिट हैं। जैसे कि आप सोशल फिट हो, आप सोशल तो है ही हैं, साथ ही साथ आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए एंड बिहेवियर आप फिट होने चाहिए। अब पता चला कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप कैसे फिट हैं। आपसे कोई बड़े ही अच्छे ढंग से बात कर रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको गाली से जवाब दे रहे हैं, यानी आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। यू आर नॉट हेल्दी फ्रॉम द बिहेवियर। आपको कोई काम करना है, जिस काम को करने के लिए मुश्किल से आपको बहुत थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन आपने उस काम को ऐसा जैसे लग रहा है पहाड़ उठा ले रखा है, इतना ज्यादा उसको लोड लेकर के काम कर रहे हैं। आपने अपने माइंड का यूज नहीं किया, यानी आप मानसिक फिट नहीं है। समाज में किस तरह से लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, समाज में पता लग रहा है कि आप सब मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अब विद्यालय जाते जाते पता लगा कि आप हाफ पैंट में यानी कि चड्ढी में अब स्कूल चले गए हैं। तो हो सकता है कि अगर आप सामाजिक फिट ना हो, समाज के रीति रिवाज को आप न जानते हो, आप ऐसे चले गए, यानी हम ये भी कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सामाजिक फिट नहीं है, इसको समाज में आने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर ही रखो। यानी व्यवहार से आप फिट होने चाहिए, सामाजिक फिट आपके अंदर होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। यानी आप शारीरिक से चुस्त तंदुरुस्त दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दुबले पुतले जो है सिकवा पहलवान की तरह दिखे, कि फूक मारे तो उड़ गया 4 कदम पीछे, तो वो भी पर्सनालिटी नहीं चाहिए। फिटनेस जरूरी है। मेंटली फिट हो अच्छी बात है, देखो मेंटल से फिट रहेगा व्यक्ति वही जीवन में आगे बढ़ेगा। अब जो व्यक्ति मानसिक बीमार है, उस व्यक्ति को लाख आप जिम कराओ, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, न्यूट्रिएंट्स दो, विटामिन दो, प्रोटीन दो, फैट्स दो, कार्बोहाइड्रेट दो, उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भैया, क्योंकि वो मानसिक बीमार है। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग मानसिक बीमार ना बने, इससे बचें, शारीरिक से फिट रहें, बिहेवियर से फिट रहें, सोशल वेलबींग से आप फिट रहें। अब ये तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर होंगे जो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है कि जेनेटिक भी कुछ फैक्टर होंगे, हो सकता है जेनेटिक के साथ साथ
कुछ ऐसे भी फैक्टर आ जाए जो आपके लाइफ रूटीन से जुड़ा हो, यानी आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है ये भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। जेनेटिक तो कर रहा है, तो ऐसे कुछ और क्राइटेरियाज आएंगे जो आपके हेल्थ को प्रभावित करेंगे। तो देखिए यही जो मैंने बात बताई है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ही स्मॉल छोटा सा एक लेक्चर लेकर के उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारा आज का ये पहला लेक्चर की एक भूमिका तैयार हो जाए कि हाँ हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है पढ़ने का, और अगर पढ़ते हैं तो हेल्दी हैं कि नहीं है, और हैं तो क्या क्राइटेरिया है, और नहीं है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, व्यवस्थित करें। इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी आपको, मुझे उम्मीद है आप ईमानदारी से देखेंगे, समझेंगे। जो नोट्स बनवा रहा हूँ उसको जरूर लिखते रहेंगे आप इसको, ताकि बेहतर तरीके से बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए नोट्स निकालिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता भी चलता हूँ, समझाता भी रहूँ। देखिए सिंपल आप बेटा ये बताना है कि हेल्थ जो है ये नहीं कहता है कि ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट शोइंग हेल्दी, यानी आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं, नहीं, ये संभव नहीं है। अब आपके शरीर में कोई पिंपल नहीं है, हो सकता है कि शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ा पिंपल हो, ट्यूमर बना हो, अब बताओ आप हेल्दी हैं? नहीं है बाबू, तो उससे बचना है। समझ में आई थी बातें? आगे देखेंगे। यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, WHO। फुल फॉर्म जान लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? सोशली फिट होना पड़ेगा, मेंटली बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, समाज मेंटली फिजिकल फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट, यानी इतनी सारी फिटनेस अगर आपके शरीर में है तो आप जान लेना कि आप फिट हो। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बगल के काका नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तो WHO के जो दादा लोग हैं वो बताते हैं, जो पूरे समाज में, जो पूरे संसार में हेल्थ के विषय में देख रेख करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा कोई है तो जान लेना कोई व्यक्ति फिट है। समझ में आई बात? आगे देखेंगे। अब हम बताते हैं वो कौन से गुड ह्यूमर है जिसको बैलेंस होने की जरूरत है। यानी इसमें बताया गया कुछ इसमें गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आपको मिलता है, यानी कौन से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आपके शरीर में बैलेंस होना जरूरी है जिससे आप फिट नजर आए। देखिए क्या क्या है भैया, इसमें बता देंगे। सबसे पहले ब्लड, यानी ये बॉडी का फ्लूइड है, ये बहुत जरूरी होना। फिर देखेंगे एलो फ्लूइड, एलो फ्लूइड मतलब समझते हैं क्या है? ये लीवर से निकलता है, ये भी शरीर में प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल ये कहाँ से निकलता है बाबू? बता देंगे, ये स्प्लीन से प्लस किडनी, यहाँ से रिलीज होता है। और एक और हमारा गुड ह्यूमर बैलेंस होता है जिसका नाम होता है, पढ़े होंगे, फ्लेगमेट बोलते हैं इसे, वो कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं। ये सब चीजें अगर बॉडी में अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर से अगर मेंटेन है तो जान लेना कि आपका गुड ह्यूमर भी क्या है? फिट है। नहीं, पहले के समय में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले ये बताया गया कि ये सोचा गया था, इट वॉज थॉट, इट वॉज थॉट। क्या सोचा गया? दैट पीपल विथ ब्लैक बाइल, जो व्यक्ति ब्लैक बाइल का है वो कैसा होता है? हॉट पर्सनालिटी का होगा। कैसा होगा? हॉट पर्सनैलिटी, हॉट पर्सनैलिटी। एंड ये क्या होता है? हैव फीवर। ऐसी बातें
बताई गई पहले के समय में, हाँ, कि कोई व्यक्ति अगर ब्लैक बाइल वाला है तो जान लेना कि हार्ट पर्सनालिटी का है, वुड हैव द फीवर, बुखार होगा ही होगा, ऐसा बताया गया। लेकिन जब यहाँ पर आए चाचा, चाचा का नाम क्या भैया, जब आगे ताऊ जी, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, जब इस व्यक्ति ने डबल सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, क्या किया बाबू, डिस्कवरी की। तो भाई जब कोई व्यक्ति, जैसे होता था कि यहाँ पूरे शरीर में ब्लड साफ फ्लो करता है, सोचिए अगर ब्लड आपके बॉडी में रुक जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भैया। ब्लड रुका, बॉडी ठंड हुई, कहानी साफ, खून जमा, खत्म कहानी, लो जाओ ऊपर टिकट कटाओ, सिनेमा हॉल वहीं देखो कटप्पा टू। हाँ, हो सकता है ये, तो ये तब संभव है जब आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो पाए। लेकिन विलियम हार्वे ने कहा बेटा मैं बताऊंगा, ह्यूमन के शरीर में दो दो बार सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि खून जल्दी जमता नहीं अंदर, इसके अंदर मौजूद होता है एक रामबाण दवाई जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो खून को शरीर के अंदर जमा दूं। जमा सकते हो बेन आई विल किल, जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये संभव है नहीं, ब्लड है जब तक वो भी रहेगी। समझा ना, तो देखेंगे। ये जब आए उन्होंने नोट ले लिया चाहो तो, अच्छा अब मैं नोट टाइप को बता देता हूँ ताकि याद भी हो जाएगा आपको। देखो ये नो, इन्होंने क्या बताया बेटा, डबल सर्कुलेशन के बारे में तो बता ही बताया, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने ये बताया कि द गुड ह्यूमर, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी इस गुड ह्यूमर के हाइपोथेसिस को सबसे पहले इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और क्या बताया इन्होंने, बताया मेजर्ड कर दिया, मेजर्ड करने वाला तरीका बता दिया, मेजर्ड सरफेस टेम्परेचर, मेजर्ड संभव सरफेस टेम्परेचर, इसका यूज करके थर्मोमीटर। अब बताइए गुड ह्यूमर बैलेंस को मैनेज करने का तरीका, यानी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का तरीका विलियम हार्वे ने दिया जब डबल सर्कुलेशन की खोज उन्होंने की। क्या टेम्परेचर, क्या मेथड, क्या इंस्ट्रूमेंट दिया, जिसका नाम क्या पड़ गया भैया, थर्मोमीटर। यानी इससे हम किसी भी बॉडी या किसी भी चीज के सरफेस के बाहर का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा कहा गया, ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था, इसके बारे में सबसे पहली मरतबा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की जो कैपेसिटी किसी के अंदर आई, तो साहब ही थे। समझ आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज बता दूं, मतलब इसमें हम देखेंगे कि हेल्थ को कौन कौन अफेक्टेड कर सकते, अफेक्टेड बाई, अफेक्टेड बाई। अभी मैंने आपसे देखो, जो मैं लिखा रहा हूँ सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक बात से बता देता हूँ। देखो पहला, सीधा बताइए, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर अर्थात इसमें क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी विच चाइल्ड, विच चाइल्ड बॉर्न, है ना। यानी हो सकता है कि वह बच्चा जब पैदा हो रहा तो उस बच्चे के अंदर किसी चीज की कमी रही हो, पेरेंट के अंदर से ये बच्चे के अंदर ना आ पाया हो, उस वजह से बच्चे के अंदर कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो गई हो। अर्थात मैं इसको अगर समझाऊं यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि अच्छे से मैं समझा के तब चलूँ। देखो, जैसे मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि ये मानो कि क्रोमोसोम, समझिएगा भैया, तो यहाँ पर ये जीन है। आप समझ रहे होंगे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, वन जीन या वन प्रोटीन, ऐसी हाइपोथेसिस हम लोगों के अंदर होती है। यानी कि हम लोग क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होती है, एक जीन एक ही प्रोटीन बनाएगा।
ऐसा हम लोगों के अंदर है, यूकैरियोटिक में यही चीज़ होता है। अब आप सोचिए कि बच्चा भी एक गर्भ में है, बच्चा भी एम्ब्रियो अवस्था में है। अब ये वाला जीन जो है, ये बनाने वाला था आई, आँख बनाने वाला था। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है और हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, उसी के बारे में समझा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि यह जीन बनाने वाला है आँख, आँख बना रहा है। पता लग रहा है कि जिस समय वह बच्चा माँ के गर्भ में था, उस समय माता जी ने खून से काफी लंबे लंबे समय तक अपने मालिक लोगों से बात किया। मालिक लोगों मतलब मालिक से, हाँ कुछ और ना समझना, मालिक से बात किया। वो मुंबई थे, दिल्ली थे, कहीं थे तो लुधियाना बना, और लंबे समय तक डिस्कशन चल रहा था। उस मोबाइल से जो भी रेडिएशन निकल रहे थे, माँ के ओम में यानी एम्ब्रियो के पास क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुए पेट के माध्यम से, abdomen के माध्यम से। जब वो एब्जॉर्ब हुआ और जब वह एम्ब्रियो के इस जीन के पास पहुंचा रेडिएशन बहुत सारे, इस जीन को फाइनली क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जीन देखो खत्म हुआ, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। जैसे वहां पर कुछ बाहरी फैक्टर की वजह से वो जीन खत्म हुआ। अब आप बताइए, जब ये बच्चा जन्म लेगा, तब बताइए क्या इसके पास वो जीन बनाने वाला आंख जो था, वो जीन जब है नहीं, तो क्या आंख होगा, नहीं होगा। अब वो लड़का काना पैदा हो जाएगा, काना, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे जो डिजीज आपको या ऐसे जो लैक दिख रहे हैं, जो कमी दिख रही है जेनेटिक लेवल पर, इसी को बोलते हैं कि इसमें तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है। या तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, या हो सकता है ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इस क्रोमोसोम का कुछ ये वाला इसके पास चला जाए, ये वाला इसके पास चला जाए। बात समझ पा रहे हैं ना, यानी एक्सचेंज ऑफ जीन इन द होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम टू फॉर्म अ न्यू कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो द जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो पहला माध्यम ये हो गया हमारे हेल्थ को प्रभावित करने का। सेकंड देखेंगे, सेकंड कौन सा बाबू, तो सेकंड को मैं बताता हूँ यहाँ पर, यहीं पर देखो। एक हो जाएगा भैया दूसरा, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल अर्थात इसमें मैं अगर बता दूं आपको क्या होगा, देखो जैसे ईटिंग, ईटिंग का हैबिट होना चाहिए आपका सही, स्लीपिंग होना चाहिए, पर्सनल हाइजीनिक होनी चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, योगा होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए। यानी आज के समय में आप देखते हैं कि जब से मोबाइल हमारे हाथों में आ चुका है, हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। जहाँ पहले 10 बजे सो जाते थे, आज के समय में आप 2 बजे 3 बजे हो जाता है, कब सुबह हो जाता है, तब चिड़िया बोलने लगती है, मुर्गा टुकुर टुकुर बोलने लगता है कि बाबू अब तो सो जाओ, सुबह विद्यालय भी जाना है। तो याद आता है कि हाँ, सोना भी एक चीज होता है। समझ पाए। अब आप सोचिए कि अगर ये सारी सिचुएशंस हमारे लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर रही हैं, ना प्रॉपर सो पा रहे हैं, ना नींद ले पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, यानी हमारी पूरी मसल्स, आँख की मसल सब थकी है, दिमाग जो न्यूरॉन्स हैं सब थके हैं, क्योंकि इनको जितना रेस्ट चाहिए वो आपने दिया नहीं। वो आपने दे दिया कहाँ पर, मोबाइल की स्क्रीन के लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर, रेडिएशन को आंखों में गया, हाँ तो इससे नुकसान है। अंगूठे से खूब चलाया, अंगूठा धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हो जाएगा, पता लगेगा अंगूठा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तक फैल जाएगा। बच्चा पैदा होगा तो अंगूठे खाली बाहर निकलेगा 2 4 6 दिन तक। ये प्रोसेस है भैया, जो मैं कह रहा हूँ एवोल्यूशन का, ये एवोल्यूशन हो सकता है इसी कंडीशन से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल को डैमेज कर रहे हैं, हमारे हेल्थ को प्रभावित नहीं कर। अब आप मान लीजिए रात भर सोए नहीं, मोबाइल चला लिए, अब आपको नींद आएगी नहीं, पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा, सर दर्द होगा, क्या आप प्रॉपर काम अच्छे से कर पाएंगे, नेवर, यू कांट डू, नेवर प्रॉपर वर्क। सेकंड, अब आप स्लीपिंग लीजिए, अब आप पर्सनल हाइजीन रखिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब था कि अपना खुद की साफ सफाई अच्छे से रखो। पता लगा 4 4 10 10 दिन नहाए ही नहीं हो, गंधाए हो, गंदगी की तरह जमाए हो, काठ बिल्कुल जमा है कॉलर में, और जा रहे हो बढ़िया गुटखा खाए हो, जो है जल और पानी लगा के बाल को ऊपर खड़ा किए हो, विद्यालय में एंट्री कर गए हो,
और वो अलग बात है कि मुंह से झाग मार रहा है, मांस मार रहा है, लेकिन अब अपने आप को बताना है कि हम भी कुछ है, जलवा अपना दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो गलत है। पर्सनल हाइजीन साफ सफाई नहीं रहेगी तो मलिच्छ बन जाएंगे। मलिच्छ बनने का मतलब होता है कि आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आप हेल्दी पर्सन तो छोड़िए, आप एक पर्सन भी नहीं दिखेंगे वहाँ पे। तो उससे बचना है, साफ सफाई रखें, नहाइए धोइए, ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ना कि रात में 8 बजे सोए थे, 10 थाली 5 थाली खाने के बाद और सुबह 12 बजे उठ पा रहे हो। इतना डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए उठने और सोने के समय के बीच में। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थात ये सब बताती हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है भैया। किसी भी कार्य को संभवतः तभी आप बेहतर कर पाते हैं जब हमारा डिसिप्लिन अच्छा होगा तब। अब डिसिप्लिन बेहतर नहीं है तो आप लाख बनाए हो डंबल जिम में, डंबल से बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ ये है कि गल जाओगे वो अलग बात। तो कुछ ना कुछ अगर सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन के साथ काम नहीं होता है तो सारी चीज़ें व्यर्थ है। समझिएगा, समझ आ गया ना, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए अगला इसमें देखेंगे, एक और बच्चा है जिससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रभावित करता है हेल्थ को। एक आता है बेटा तीसरा जो होगा, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन देखो, यानी डिजीज कॉजिंग एट, कुछ हमारे शरीर में ऐसे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे भैया? डिजीज कॉजिंग एजेंट। जैसे पूछा जाएगा तो बता देना क्या है। जैसे में आ जाएगा बैक्टीरिया, जैसे बता देना फंजाई, जैसे बता देना प्रोटोजोआ, जैसे बता देना वायरस, जैसे बता देना हेलमिंथ्रिस भी है, बहुत सारे हैं, मेरा सब न जाने इतना समझिए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इन्फेक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये सब है तो भी आप हेल्दी नहीं है। जैसे कैसा नहीं उसको भी बता देता हूँ, सुनिए। अब आप जो है बढ़िया से 5-5 कुंटल का बॉडी बना करके घूम रहे थे। अब पता लगा कि आपने रात में खूब चाँप पे खाना खाया, 15-20 तो रसगुल्ला खा लिया, और सब अंदर चले गए, वो भी इन्फेक्टेड खा लिया, साफ था ही नहीं, गंदा वंदा उठाया और सब चाँप खा गया। अब आपका पेट हुआ हुआ नुकसान, पेट सही से काम कर नहीं पा रहा। अब बॉडी बना यूं तगड़ी कि खड़े हो जाओ तो 10-20 लोग चौंक के पीछे भागे। अब लेकिन अब आप खाए हो रात में खूब रसगुल्ला, खूब चाँपे खाए हो, यहाँ तो भरा हुआ है। अब जब आपका पेटे गड़बड़ हो गया है और बॉडी बनाए घूम रहे हो, और पता लगा है कि आप जिसकी सिक्योरिटी में थे वहां पे आपको खड़ा कर दिया गया है कि साथ पीछे चलिए आप सिक्योरिटी के रूप में, लेकिन अब पेट गड़बड़ है साहब, तो आप भागना पड़ेगा अड्डे। और अड्डे पर जब जाएंगे तो आप हेल्दी नहीं है। एक बार गए थे तो समझ में आया कि साहब थोड़ा काम, यह प्रक्रिया लगातार 4-5-6 बार चल रही है। अब वो समझ गया कि ये बीमार व्यक्ति, हटाओ इसको भी यहाँ से भगाओ। समझ लीजिए, यही सब उदाहरण है इसकी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। मैंने कहा व्यवहारिक लाइफ से उदाहरण को जोड़ना सबसे बेहतर बायोलॉजी में होता है। समझ में आई थी बात है? तो ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेटा इसमें कौन कौन से डिजीज हम लोगों को जानना है, और डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले इसका इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे हम लोग डिजीज के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए भाई कि डिजीज क्या है। डिजीज बता दिया मैं। डिजीज को एक काजनिंग एजेंट होगा जो रोग करेगा। डिजीज करने वाले कौन कौन से, उन्हीं एजेंट्स का नाम आगे हम समझेंगे। दो प्रकार के हैं, एक है कंजेंशियल डिजीज, जो कि हमारे साथ कब होता है, जन्म से ही हमारे पास होता है। कोई अगर रोग होगा तो उसके पास हो जाएगा। जैसे ये देखेंगे हम, कौन सा रोग हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, जैसे सिकिल सेल एनीमिया या सी ए, ये भी हो जाएगा। यानी सिकिल सेल एनीमिया में जानते हैं आप कि ग्लूटामिक के स्थान पर क्या जाता है, वायलिन, वायलिन एसिड आता है। यानी कि ये हीमोग्लोबिन के कार्बन नंबर 6 बीटा कार्बन चेन पर आप देखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से एक प्रकार से चेंजेस होता है। इस चेंज की वजह से एक सिकिल सेल एनीमिया हो जाता है, जिससे आरबीसी का आकार हाशिया के आकार का हो जाता है, जिसमें वो ऑक्सीजन को प्रॉपर रूप से बाइंड नहीं कर पाता है, और शरीर में हमारे ऑक्सीजन सही सफिशिएंटली पहुंच नहीं पाता है, यानी कमी होती है ऑक्सीजन की। वहीं पर आप देखते हैं जब डाउन सिंड्रोम, आप जानते हैं कि यह 21वें पेयर क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इस वजह से हमारे पास
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिसमें मेंटली हरासमेंट, मेंटली डिटरमेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे दिमाग की स्तर कम हो जाता है, जीभों में दरार पड़ जाती है, हाइट छोटी हो जाती है, मंद बुद्धि का हो जाता है। इस प्रकार से इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n+1 हो जाती है, जिसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी। बहरहाल ये सब मैंने पढ़ाया है इससे पहले वाले चैप्टर में, वो जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आया था तो थोड़ा बहुत बता दें। तो ये होता है कंजेंशियल डिजीज, जो जन्म से हमारे पास होता है। दो प्रकार के रोग होते हैं, जन्म से होता है, एक समाज में दुनिया में आने के बाद मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, एक्वायर्ड। एक्वायर मतलब होता है हासिल करना। कौन से रोग आप जमाने में आके हासिल करते हैं, तो गेन ड्यूरिंग द लाइफ, जीवन में आए तो आपको मिल गया। होता क्या है कि ये दो प्रकार का होता है, जो समाज में आने के बाद या लाइफ में आने के बाद मिलना, दो प्रकार का है। पहले का नाम क्या बाबू, तो पहले का नाम है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज कहो चाहे तो इसी को इन्फेक्शियस डिजीज कह सकते हैं, दो नाम है। दूसरा हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल, या इसी को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आई थी बात है, तो ये दो प्रकार के इसमें डिजीज होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो छुआछूत के माध्यम से भी आगे बढ़ता है, इन्फेक्शियस जिसको बोलते हैं। जिसमें आते कौन कौन है, तो देखो इसमें हम ले सकते हैं भैया, पहला बैक्टीरियल, है ना, डिजीज। एग्जाम्पल चाहो तो यहाँ पर ले लो, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। देखो भैया, टाइफाइड लिख लो, क्या ले लेंगे, टाइफाइड ले लो, फिर ले लो निमोनिया, क्या हो जाएगा, निमोनिया। दो रोग ऐसे ले लीजिए जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब इसमें आगे समझेंगे, इसमें हम लोग दूसरा कौन सा ले लेंगे, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, इसमें हम किसको ले सकते हैं, देखो कॉमन कोल्ड है, एड्स है, डेंगू है, यही सब तो होते हैं इसमें। ले लो उसको दो चार ठो। कॉमन कोल्ड है, एड्स है, और भी ले लो इसमें क्या, डेंगू ले लो, चिकन दुनिया भी ले सकते हो इसमें। समझ में आया? इतनी बातें हो जाती हैं। अब एक और ले लो, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, फंगल डिजीज में देखो भैया, जैसे ले लीजिए रिंग वर्म। रिंग वर्म समझते हैं, दांत खाद खुजली, लगाओ क्रीम और भगाओ इनको खुजली, वही वाला सिस्टम है। एक चौथा लीजिए भैया, हेलमेंथेज, हेलमेंथ, हेलमेंथ डिजीज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ एस्केरिस, एस्केरियासिस, इलिफेंटियासिस, इलिफेंटियासिस, एस्केरिसिस और एलिफेंटियासिस। इसको हिंदी शुद्ध भाषा में कहते हैं एस्केरिसिस, केचुआ वाला है। एलिफेंटियासिस मतलब होता है हाथी पाँव। कुछ लोगों में आप देखेंगे जो लिम्ब होता है मेल के केस, उसमें बहुत फूल जाता है, जेनाइटल पार्ट भी इसमें डैमेज होता है, तो आगे इसमें है तो बताएंगे। ठीक है, एक ले लीजिए इसमें पछवा प्रोटोजोआ। क्या नाम है भैया, प्रोटो, चलिए प्रोटोजोआ डिजीज में ले लीजिए। प्रोटोजोआ डिजीज में हम ले लेते हैं भैया किसको, जिसका नाम हो जाएगा मलेरिया एंड अमीबियोसिस। क्या हो जाएगा, मलेरिया एंड अमीबियोसिस, ये दोनों समझेंगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, तो बहुत आसान है, इसमें लिखेंगे जो डिजीज होता है, डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड, कहाँ से, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी
पर्सन। जैसे अगर पूछेगा कौन कौन से ऐसे हैं तो बता देना एलर्जी, एलर्जी है, कैंसर है। ये दोनों डिजीज जो होते हैं हमारे क्या होता है भैया, नॉन इन्फेक्शियस होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है, राइट। अब इसी में एक पॉइंट और ये भी समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, नोट बना लीजिएगा इसको चाहो तो। नोट, देखो वेक्टर अगर पूछेगा कोई, या मान लो कि पैथोजन कोई पूछेगा, या मान लो इधर हम लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपसे होस्ट पूछे, इन तीनों के बारे में आप देख लीजिए। देखो ये वेक्टर का मतलब बता देना कि एक प्रकार से वेक्टर जो होता है एक कैरियर होता है। क्या होता है, कैरियर होता है पैथोजन का, कैरियर ऑफ पैथोजन। यानी कह सकते हैं कि जो पैथोजन होता है, जो रोग करने वाला एजेंट होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने वाला एक संसाधन है ये वेक्टर। पैथोजन में बता दीजिए क्या हो जाएगा भैया, डिजीज काजिंग एजेंट। यानी कि जो हमें आपको डिजीज करता है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, ये सब क्या है, एक प्रकार से इनका जिन सब पैथोजन है। होस्ट क्या है, हमारी बॉडी, अर्थात होस्ट में हम क्या बता सकते हैं, होस्ट में आप बताइए इसमें भैया कि वेयर पैथोजन लिव एंड मल्टीप्लाई। यानी जहाँ पर पैथोजन पाए जाते हैं और जहाँ पे वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं कि हम लोग होस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं कल लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।